Hello everyone, how are you all? I welcome you all to your political science class. Today we are going to start a new chapter of your political science book which is New Centers of Power. इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से न्यू सेंटर्स ऑफ पावर एमर्ज हो रहे थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को मोल्ड करने के लिए। इस चैप्टर का आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर, यानी कि जब बाइपोलैरिटी एंड हुई, ठीक है, उसके बाद ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s, कौन सी ईयर की बात है? अर्ली 1990s की बात है ये। इट बिकेम क्लियर दैट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट द अमेरिकाज डोमिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जब यूएसए की हेजेमनी धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगी बाइपोलैरिटी के एंड होने के बाद, तो सुपर पावर कौन बची थी? यूएसए बची थी। अब बहुत सारे जो एरियाज थे या फिर जितने भी और एरियाज थे उनको लगा कि हमें अपनी डोमिनेंस दिखानी चाहिए, हमें भी साथ आना चाहिए ताकि यूएसए की हेजेमनी को कम किया जा सके, यूएसए की हेजेमनी को रोका जा सके। जिसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना हम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर डेवलप करें। दस इन यूरोप, इसीलिए यूरोप में क्या बनी? यूरोपियन यूनियन बनी। एशिया में क्या बनी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको हम आसियान बोलते हैं, वो बनी। जिनको क्या कहा गया? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कहा गया। हैव इमर्ज्ड एज फोर्सेस टू रेकन विद, ठीक है, ये एक न्यू फोर्सेस की तरह उभर के आने लगी। बोथ ईयू एंड द आसियान हैव डेवलप्ड ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दोनों ही कैसे इमर्ज हुई है? ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह इमर्ज हुई है। किसका ऑल्टरनेटिव? यूएसए की हेजेमनी को कम करने का ऑल्टरनेटिव, प्लस यूएसए का ऑल्टरनेटिव भी हम इसको कह सकते हैं। एंड कन्वेंशंस दैट बिल्ड अ मोर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर, यानी कि ये इनका जो मोटिव है वो क्या है? कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ और एक न्यू रीजनल ऑर्डर सेटअप करना। एंड हैव ट्रांसफॉर्म्ड द कंट्रीज इन द रीजन इनटू प्रॉस्परस इकोनॉमीज, और ये चाहते हैं कि जितने भी कंट्री मेंबर्स इनके अंडर आती हैं उनको ये प्रॉस्परस इकोनॉमीज में कन्वर्ट करें, उनकी इकोनॉमी को और ज्यादा अपलिफ्ट करें। फर्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। As the Second World War came to an end, many Europe's leaders grappled with the question of Europe, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो क्या स्टार्ट हो गई थी? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब क्या क्वेश्चन इमर्ज हुआ यूरोप का कि भाई यूरोप का क्या होगा, यूरोप क्या स्टैंड लेगा? शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड राइवलरीज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट वुड कंट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस? सो दो ऑप्शंस थे यूरोप के पास। पहला क्या था कि या तो वो अपनी ओल्ड राइवलरीज कंटिन्यू रखे जिनसे उनके साथ थी, ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि अब वो फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करे सभी के साथ। 1945 में यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रुइन ऑफ देयर इकोनॉमीज, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा रुइन में जा रही थी, यानी कि यूरोप की इकोनॉमी उस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। तो उनको लगा कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपना क्या कहते हैं यूरोप का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये क्या था, एक मेजर उस टाइम पे क्वेश्चन अराइज हुआ, किसका? यूरोप की इकोनॉमी को लेके। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय द कोल्ड वॉर, यानी कि जब यूरोपियन इंटीग्रेशन हुआ किसके बाद? 1945 के बाद, was aided by the Cold War. अमेरिका extended massive financial help. जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप की इकोनॉमी रुइन में थी, ऐसे में उसकी हेल्प करने के लिए एक सेवियर बन के आया कौन? अमेरिका आया। किसके साथ? अपने मार्शल प्लान के साथ। क्यों? टू रिवाइव द यूरोप्स इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। अब यूरोप की, जैसे मैंने बताया, इकोनॉमी रुइन में थी, तो अमेरिका ने कहा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि मार्शल प्लान के अंडर क्या सेटअप हुआ? ओईईसी सेटअप हुआ। व्हाट इज ओईईसी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये स्टैब्लिश हुआ 1948 में। क्यों स्टैब्लिश हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, टू चैनल एड टू दी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स, यानी कि यूएसए किसकी हेल्प करना चाहता था? वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स की हेल्प करना चाहता था। क्यों करना चाहता था? उनके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। यूरोपियन स्टेट्स बिगैन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड, यानी कि अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसकी वजह से सबसे ज्यादा होती है? ट्रेड की वजह से, ठीक है। तो धीरे धीरे यूरोप ने भी ट्रेड करना शुरू करा। दिस प्रोसेस अक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन, यानी कि अब तक तो सिर्फ
सब कुछ इकोनॉमिक डोमेन में घूम रहा था, सब कुछ इकोनॉमी का क्वेश्चन था कि इकोनॉमी को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, लेकिन इसको एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी मिली कब, जब यूरोपियन पार्लियामेंट बना था। द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि जितनी भी यूरोपियन यूनियन के अंडर आने वाली स्टेट्स थी वो चाहती थी कि वो एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी अपनाएं, कॉपरेशन करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें, किस पे, जस्टिस पे और होम अफेयर्स पे, एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये याद रखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि हम एक सिंगल करेंसी ही अडॉप्ट करेंगे। अब बात करते हैं उनकी करेंसी और उनके फ्लैग की। यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, अपना एंथम है, उनकी एक अपनी फाउंडिंग डेट भी है और उनकी करेंसी क्या है, यूरो। The EU has economic, political, diplomatic and military influence, यानी कि इस टाइम पे EU यूरोपियन यूनियन इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो मिलिट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्फेयर, हर स्फेयर को वो इन्फ्लुएंस करती है। It also functions as an important bloc in international of the EU, Britain and France hold permanent seats, यानी कि EU के दो मेंबर्स कौन से, ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों की ही परमानेंट सीट है, किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। मिलिट्री वाइज अगर हम बात करें कि EU कितना स्ट्रॉन्ग है मिलिट्री वाइज, तो द EU's combined armed forces are the second largest in the world, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस किसकी हैं इस टाइम पे, EU की हैं, और फर्स्ट किसकी है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। इसके साथ हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं आसियान के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।